India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में आवासीय इकाइयों को अपार्टमेंट में तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। चंडीगढ़ प्रशासन को लगाई फटकार। कहा, शहरी विकास से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो, आंख मूंद कर ना दे मंजूरी। भोपाल गैस पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। पिछली सुनवाई में कम मुआवजे पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल नियमों का उल्लंघन करने वालों का मांगा डेटा। कई राज्यों के गृह सचिवों को किया तलब। 13 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश। दिल्ली के उपहार सिनेमा त्रासदी पर बनी वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार। सजा याफ्ता सुशील अंसल की याचिका खारिज। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं भोपाल गैस पीड़ितों को और उनके मुआवजे को लेकर। दरअसल भोपाल गैस पीड़ितों को और मुआवजा देने के मामले में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई के दौरान पीड़ितों को अब तक नहीं मिले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के भुगतान पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए समय को लेकर कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा, आपको यह समझने में 25 साल लग गए कि जो मुआवजा लिया गया था वो गलत था। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के आंकड़ों के बारे में सोचने में आपको 26-27 साल नहीं लगते। केंद्र 1989 में समझौते के बाद यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा भुगतान किए गए $470 मिलियन से अधिक मुआवजे की मांग कर रहा है। अदालत ने सरकार से यह जवाब देने के लिए भी कहा कि अगर वो इस बात से संतुष्ट है कि सरकार यूसीसी के साथ समझौते के बाद मिले ज्यादा मुआवजे की हकदार थी, तो उसने पीड़ितों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार इतनी संतुष्ट थी कि उन्हें 600 करोड़ रुपए चाहिए और भुगतान करने की आवश्यकता है, तो उस समय भुगतान क्यों नहीं किया। संतुष्ट होने के बाद आपने उन्हें भुगतान नहीं किया। अब आप क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए यहां आ रहे हैं। सरकार अगर संतुष्ट थी कि ये लोग अधिक मुआवजे के हकदार थे तो भुगतान करना चाहिए था, और फिर किसी और से वसूली के बारे में क्यों सोचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में चंडीगढ़ में एक आवासीय इकाई को अपार्टमेंट में बदलने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर आवासीय इकाई को 3 मंजिला अपार्टमेंट में परिवर्तित कर रहे हैं, जिससे कि चंडीगढ़ की विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि शहरी विकास से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो और विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ को विकसित करने के पहले चरण के दौरान आवासीय इकाइयों के बदले इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नवंबर 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे निर्माण से शहर के फेफड़ों को नुकसान पहुंचेगा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने भवन निर्माण योजनाओं को आंख बंद करके मंजूरी देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई। पीठ ने ये भी कहा कि ये साफ है कि बिल्डर एक आवासीय इकाई को 3 मंजिले अपार्टमेंट में परिवर्तित कर रहे हैं।
पीठ ने इस मुद्दे पर 131 पन्नों में फैसला सुनाया है। इसमें अदालत ने कहा कि इस तरह की बेतरतीब वृद्धि चंडीगढ़ के विरासत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे यूनेस्को की विरासत शहर के रूप में अंकित करने की मांग की गई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों में विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं से शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने को भी कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये जरूरी है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाए। इस मामले में शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी द्वारा अनुमोदित किए बिना चरण 1 में पुनर्वितरण की अनुमति देना गलत है, जिससे चंडीगढ़ की विरासत भी कम होगी। ऐसे निर्माण चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 के विपरीत है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने इस पर गौर किया कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और इसे पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी बनाया गया। तब ये कहा गया था कि शहर को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। चरण 1 में सेक्टर 1 से 30 और चरण 2 में सेक्टर 31 से 47 है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नवंबर 2021 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि पंजाब की राजधानी विकास और विनियम अधिनियम 1952 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि आवंटी द्वारा किसी भवन या साइट के बाहर शेयरों की बिक्री वर्जित नहीं थी। सामान्य नागरिक कानून के तहत इसकी अनुमति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को घोषित अपराधियों, जमानत अथवा पेरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित डेटा जमा नहीं करने पर तलब किया। कोर्ट ने गृह सचिवों को 13 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया। अदालत ने पेरोल पर रिहा होने पर गिरफ्तारी से बच रहे व्यक्तियों का डाटा मांगा और जिलेवार डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, गोवा, नागालैंड, तमिलनाडु और तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी के गृह सचिवों को घोषित अपराधियों, जमानत अथवा पैरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित डेटा जमा नहीं करने पर तलब किया है। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पेरोल से बाहर निकलने वाले एक अपीलकर्ता की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हरियाणा राज्य बल्कि अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलेवार डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। डेटा में उन लोगों को शामिल किया जाना था जो मुकदमे से पहले या उसके दौरान या पेरोल पर रिहा होने के बाद गिरफ्तारी से बच रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय S. ओका की एक खंडपीठ ने अड़ियल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। फरवरी 2020 में हरियाणा सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि उस समय राज्य में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 6,428 थी। जमानत पर रिहा होने वालों की संख्या 27,087 थी और पेरोल पर रिहा होने वालों की संख्या 145 थी। जस्टिस संजय किशन कौल और KM जोसेफ ने भौगोलिक सीमाओं से परे न्याय से भागने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालने से पहले चिंता जताई और कहा कि स्थिति खतरनाक है। अदालत ने ऐसे अपराधियों के विवरण के साथ आम जनता के लिए सुलभ एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी प्रस्ताव दिया। पिछले साल सितंबर में ये देखते हुए कि पिछला उपलब्ध डेटा 1 साल से अधिक समय पहले हरियाणा राज्य द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया था। जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने हरियाणा और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे व्यक्तियों के संबंध में नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो गिरफ्तारी से बच रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू को प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल की स्थिति और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पीठ को अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया था। फिर नवंबर में पीठ ने निराशा के साथ नोट किया कि किसी भी राज्य ने विधि अधिकारी द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर फरवरी में सुनवाई करने वाली है। इसमें राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग भी की गई है। कोर्ट ने कहा कि वो इस केस पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई कर सकती है क्योंकि अभी फिलहाल संविधान पीठ की सुनवाई जारी है। स्वामी ने कहा कि कैबिनेट सचिव को इस पर सम्मन जारी किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फरवरी के दूसरे सप्ताह में विचार करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस मामले की आज सुनवाई होने की संभावना नहीं है, क्योंकि संविधान पीठ की सुनवाई चल रही है। स्वामी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने का वादा किया था और कैबिनेट सचिव को अदालत में तलब किया जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में जवाब देने की प्रतिबद्धता जताई है और कैबिनेट सचिव को इस पर समन जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 12 दिसंबर तक जवाबी एफिडेविट फाइल करने की बात कही थी, लेकिन जवाब अब तक दाखिल नहीं किया गया। पहले कहा गया था कि सरकार का जवाब तैयार है। स्वामी की इन दलीलों पर मेहता ने कहा कि इस मांग पर चर्चा जारी है और सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मामले में फरवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई की जाए। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से पानबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच चूने के पत्थर की एक श्रृंखला है। इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि वह मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। स्वामी ने कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी नेता ने इससे पहले कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में विवादास्पद सेतु समुद्रम पोत मार्ग परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था। मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, जिसने 2007 में राम सेतु पर परियोजना के लिए काम रोक दिया। तब केंद्र ने कहा था कि उसने परियोजना के सामाजिक आर्थिक नुकसान पर विचार किया और वह राम सेतु को क्षति पहुंचाए बिना पोत मार्ग परियोजना का दूसरा मार्ग खोजना चाहती है। अदालत ने तब सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के उपहार सिनेमा त्रासदी पर बनी वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उपहार सिनेमा त्रासदी पर आधारित नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद 11 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल उपहार सिनेमा के मालिक और उस अग्निकांड के लिए सजायाफ्ता सुशील अंसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वेब सीरीज पर रोक लगाने की अपील की थी। इसे लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। अंसल ने चरित्र हनन का आरोप लगाया था। वहीं हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह कोर्ट के आदेश की आलोचना हो सकती है, लेकिन ये मानहानि का दावा नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 197 पुलिस स्टेशनों में 1941 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 48 टेराबाइट स्टोरेज की सुविधा है, जो 1 महीने की अवधि के लिए फुटेज स्टोर रख सकती है। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि 1941 सीसीटीवी कैमरों में से 30 काम नहीं कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस मौजूदा कैमरों के उन्नयन की दिशा में काम कर रही है और 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका में अदालत के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ काम कर रहे हैं। स्टेटस रिपोर्ट्स के अनुसार यह कहा गया कि विशेष समिति ने सिफारिश की कि पुलिस थानों में लगे मौजूदा 1941 कैमरों के साथ वॉइस टैग या बिजली आपूर्ति वाला माइक्रोफोन जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति ने यह भी उल्लेख किया कि अतिरिक्त 2175 कैमरों को लगाने की आवश्यकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह में अनिवार्य रूप से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल होगी।
उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 महीने की स्टोरेज अवधि के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, यह कहते हुए कि उसका प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरे काम करने की स्थिति में है। पुलिस ने कहा कि जब कोई कैमरा टूट जाता है तो वार्षिक रखरखाव अनुबंध वाले विक्रेता के पास शिकायत दर्ज की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें आगे कहा गया कि देरी होने की एकमात्र स्थिति तब होती है जब स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और सोर्सिंग में कुछ समय लग जाता है। लखनऊ में अनाधिकृत होटलों के संचालन पर यूपी सरकार से हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि आग लगने जैसे हादसे के बाद भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्रवाई करने में विफल रहा। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले को 30 जनवरी 2023 को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में अनाधिकृत होटलों के कामकाज पर राज्य सरकार से व्यापक हलफनामा मांगा है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या एलडीए ऐसे अनाधिकृत होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि लगभग 4 महीने पहले एक होटल में आग लगने की बड़ी घटना के बाद शहर में अनाधिकृत होटल चलाने के मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की गई, जिसका निर्माण और अनऑथराइज्ड रूप से संचालन किया जा रहा था। इसके बावजूद एलडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने हाल ही में शहर में हुई घटना पर भी ध्यान दिया, जिसमें डीजे होटल में समारोह में डीजे बजने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों ने डीजे के शोर के स्तर की शिकायत करने वाले व्यक्ति की कार में आग लगा दी। इसलिए अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले को 30 जनवरी 2023 को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। क्लब में लाउड स्पीकरों के उपयोग के संबंध में अन्य जनहित याचिका से निपटते हुए कोर्ट ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष से हलफनामा मांगा है। उक्त क्लब को अब मैरिज हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के निवासियों की शांति भंग हो रही है। विभिन्न मोटर वाहनों से जुड़ी अतिरिक्त फिटिंग और निषिद्ध घंटों के दौरान शहर में भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से संबंधित अन्य जनहित याचिका के संबंध में न्यायालय ने राज्य के हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि संशोधित वाहनों का खतरा और निषिद्ध में भारी वाहनों का प्रवेश दिन के समय क्षेत्रों में अभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ तो उसने कई संशोधित वाहनों के साथ साथ शहर में नो एंट्री टाइम के दौरान चलाए जा रहे भारी वाहनों को प्रस्तुत किया और उसने उनमें से कुछ की तस्वीरें भी क्लिक की। इस पर राज्य के वकील ने कहा कि उन्हें तस्वीरें प्रदान की जा सकती हैं, जिससे उचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने व्यापक हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, जिसे न्यायालय ने अनुमति दी और न्यायालय ने निर्देश दिया कि संशोधित साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जनहित याचिका को वर्तमान आदेश में अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों के साथ टैग किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोर्ट साउंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.